हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हमारी सीडीपी की क्लास नंबर 5 है। आज हम बुद्धि लब्धि, प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मकता के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धि लब्धि से। बुद्धि लब्धि, बुद्धि जो है एक व्यापक अवधारणा है, इसलिए इसका सरलता से मापन करना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर यह नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है अथवा नहीं। हमने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारी लाइफ में जो हमें ये दिखाते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत महान हस्तियां होंगी जिनको प्रारंभ में तो उनको नकार दिया गया, लेकिन बाद में उनकी बुद्धि को बहुत वैल्यू दी गई, वो बहुत महापुरुषों के रूप में उत्पन्न हुए। ऐसे बहुत से, जैसे सुकरात हैं, टैगोर हैं, कालिदास, मार्क्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं कि उनके टीचर्स ने उन्हें ये कह के स्कूल से बाहर निकाल दिया था कि ये पढ़ने में अच्छे नहीं है। ये उनको एक पत्र दिया गया, उनसे कहा गया कि आप अपनी माँ को दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो जब उनकी माँ ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा जो है वो उसका जो मानसिक विकास है वो उसके शरीर के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। आप इसका एडमिशन किसी और कॉलेज में, स्कूल में करवा दीजिए, या तो आप खुद ही पढ़ाइए। उनकी माँ ने उनको ये बात नहीं बताई। उन्होंने कहा उनसे कि इसमें लिखा है कि तुम एक बहुत अच्छे मतलब बुद्धिमान बालक हो और तुमको पढ़ाने लायक हमारे यहाँ टीचर नहीं है, इसलिए वो तुम्हें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ाऊँ। फिर बाद में उन्होंने जो है कितनी अचीवमेंट्स हासिल की, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो आज हम उसी बुद्धि के विषय में पढ़ेंगे। बुद्धि लब्धि जो है वो लैटिन वर्ड इंटेलिजेंस जो है इंटेलिजिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड या जानना। मतलब बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस कोसेंट आईक्यू कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जा सकता है। मतलब बुद्धि लब्धि जो है उसमें कई ऐसे मानक तैयार किए जाते हैं, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला या कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मानक बनाया जाता है कि अगर इन परीक्षणों को बालक पास कर लेता है तो उसकी बुद्धि लब्धि इतनी है। उसी आधार पे इसको बच्चों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि ये स्टार्ट क्यों हुई कि 1904 में फ्रांसीसी शिक्षा मंत्री ने मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट से कहा कि आप एक ऐसी प्रणाली को विकसित करिए जिससे यह पता चल सके कि कौन सा छात्र सही से कक्षा में पाठ याद कर पाने में सक्षम है और कौन नहीं सक्षम है। क्योंकि वो चाहते थे कि जो बच्चे मतलब सही से स्कूल में नहीं प्रदर्शन कर पा रहे, उनको हम कैसे छांट के उनको अलग से उनको सही से ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको अलग से सहायता दी जाए ताकि वो भी बाकी बच्चों की तरह प्रदर्शन कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने सबसे पहले मिलकर आईक्यू टेस्ट की खोज की। ये दोनों फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और ये उन्होंने फिर 1905 में बुद्धि मतलब एक आईक्यू टेस्ट बनाया जिसको बिने साइमन टेस्ट कहते हैं। फिर इन्होंने साइमन के साथ मिलकर अपने टेस्ट के 2 संस्करण 1908 और 1911 में प्रकाशित किया। मतलब फिर ये जो है थियोडोर साइमन जो बिने हैं वो बिनेट हैं, वो साइमन बिनेट, उन्होंने थियोडोर साइमन के साथ मिलकर एक टेस्ट तैयार किया कि इस टेस्ट को अगर बच्चा पास कर लेता है तो हम समझेंगे कि उसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, अगर नहीं पास कर पाता या इतने नंबर लाता है। इसी तरह से उन्होंने एक टेस्ट तैयार किया। फिर इस टेस्ट को बिने साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो आईक्यू शब्द है, मतलब इनके टेस्ट का प्रयोग सबसे जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में किया। जो आईक्यू शब्द है, वो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम स्टर्न का है। इन दोनों ने टेस्ट तैयार किया, लेकिन इन लोगों ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया विलियम स्टर्न ने, आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद है हमारा कि और एक फॉर्मूला तैयार किया। उसके लिए हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि मानसिक आयु क्या होती है और वास्तविक आयु क्या होती है। मानसिक आयु क्या है, किसी बालक का बौद्धिक विकास उसके समान आयु वाले बालकों की तुलना में कितना हुआ है। इस मापन विधि को मानसिक आयु कहते हैं।
कि मतलब मानसिक आयु वो होती है बालकों की कि उन्हीं की एज के कई बालकों को मिला के देखा जाता है कि किस बालक का, मान लीजिए किस बालक का विकास कितना हुआ है, किस बालक की बुद्धि का विकास ज्यादा हुआ है, तो हम उसी को मानसिक आयु कहते हैं। मानसिक आयु की अवधारणा को फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने ने पेश किया था। बिने के अनुसार बुद्धि का मतलब अच्छी तरह से न्याय करने, अच्छी तरह से तर्क करने और अच्छी तरह से समझने की क्षमता है। बिनेट का मानना है कि बुद्धि जो है वो अच्छी तरह से न्याय करने, आप कितनी अच्छी तरह से न्याय कर पा रहे हैं, तर्क दे पा रहे हैं, आपने जो निर्णय लिया है उस पर आप क्या तर्क दे रहे हैं और आपकी समझ कितनी है, यही बुद्धि है। मानसिक आयु की अवधारणा का प्रयोग आईक्यू परीक्षण में किया जाता है। जो मानसिक आयु है इसका हम प्रयोग कहाँ से करते हैं, आईक्यू का जो फॉर्मूला है उसमें। सर फ्रांसिस गैल्टन जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई हैं, इन्हें यूजेनिक्स का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले मानव मस्तिष्क या बुद्धिमत्ता पर सबसे पहले कार्य किया था। सबसे पहले मानव मस्तिष्क पर कार्य करने वाले कौन है, सर फ्रांसिस गाल्टन। ये लोग तो इनके बाद में आए हैं, लेकिन सबसे पहले मानव मस्तिष्क पर कार्य किसने किया, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। उसके बाद हम देखेंगे कि आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु तो हमने बताया मानसिक आयु क्या होती है कि उसी उम्र के कई बालकों को आप लीजिए, उनकी तुलना कीजिए कि किस बालक का विकास कितना हुआ है, उसी की उम्र के बालक का। मान लीजिए आपके किसी बालक की मानसिक आयु निकालनी है तो आप उसी की उम्र के कई बालकों को लेंगे, फिर उनकी बुद्धि और इसकी बुद्धि का आप तुलना करेंगे, देखेंगे कि इसकी बुद्धि का विकास कितना हुआ। और वास्तविक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु आपकी जो एज होती है क्रोनोलॉजिकल, उसी को हम वास्तविक आयु कहते हैं, इंटू 100। ये है आईक्यू का फॉर्मूला। यदि बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान है, अगर मान लीजिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान है, तब तो उसका 100 आएगा। और ऐसे बालक जो होते हैं वो सामान्य जो है वो सामान्य बालक कहे जाते हैं। मतलब ये बालक ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और ना ही बेवकूफ है, मतलब समझिए बेवकूफ या मूर्ख नहीं है। तो ऐसे बालक जो है वो सामान्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बालक है जिसका जो है मानसिक आयु जो है वो वास्तविक आयु से अधिक है, मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, तो इसकी आईक्यू का मान जो है वो 100 से ज्यादा होगा। अगर मानसिक आयु ज्यादा है वास्तविक आयु कम है तो उसका जो ये 100 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब बहुत अच्छा बालक है। और अगर वास्तविक आयु जो है ज्यादा है मानसिक आयु कम है तो क्या होगा, उसका 100 से कम आएगा, इसका मतलब वो बच्चा मंदबुद्धि बालक है। तो फिर इसी पे के आधार पर हम देखेंगे कि आईक्यू के आधार पर बालक जो है अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम देखेंगे पहला, देखिए इसमें है बिलो, अगर 70 से कम आता है आईक्यू, ये आईक्यू रेंज है। अगर 70 से कम आईक्यू आता है तो वो जो है वो माइंडलेस, मतलब उसको हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, मतलब डिसेबल्ड बालक है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो होते हैं, मतलब मानसिक रूप से अक्षम बालक जिन्हें कहते हैं, वो इन श्रेणी में आते हैं। ऐसे बच्चों का परसेंट 2.2 है। और 70 से 80 ये जो होते हैं वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, मतलब कि वो जो इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड बालक है, मानसिक रूप से अक्षम जो बालक है, उनकी बॉर्डर लाइन पे है, मतलब वो अभी इस श्रेणी में नहीं रखेंगे लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे है। और 80 से 90 के जो होते हैं वो लो एवरेज कह सकते हैं हम इनको, मतलब डलनेस, मतलब ये मन है लेकिन बहुत ज्यादा मन नहीं है, इनको हम लो एवरेज कहते हैं, मतलब एवरेज से कम। और 90 से 10 वाले जो होते हैं वो नॉर्मल एवरेज होते हैं, मतलब एवरेज है, जो सामान्य बालक। ज्यादातर बालक जो है इसी श्रेणी में आते हैं, सबसे ज्यादा बालक इसी श्रेणी में आते हैं, नॉर्मल 90 से 110 के बीच में। और 110 से 120 के बीच में सुपीरियर बालक आते हैं, जो एवरेज से ज्यादा अच्छे होते हैं। और 120 से 140 के बीच में सुपीरियर से और अच्छे बालक आते हैं, जिनका परसेंट 6.7 होता है।
और सबसे ज्यादा जिनको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, वो 140 या उससे अधिक उनकी बुद्धि होती है, उनको हम बहुत सुपीरियर की श्रेणी में रखते हैं, जीनियस जिन्हें कहते हैं, हम उनकी श्रेणी में रखते हैं। इन्हीं को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और फिर हम इसके देखेंगे सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता रचनात्मक विचारों, वस्तुओं या समस्या समाधान करने की क्षमता है। मतलब आप किसी समस्या का कैसे समाधान कर रहे हैं या कोई विचार जो है वो आपके दिमाग में कैसे आ रहा है, इसी को हम रचनात्मकता कहते हैं। या इसको सृजनात्मकता, रचनात्मकता भी इसी को कहते हैं। रचनात्मकता या सृजनात्मकता दोनों एक ही चीज है। ये और ये दोनों एक ही चीज है। सृजनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या का समाधान मतलब आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कार करने या उसको पुनः सृजित करने की प्रक्रिया है। मतलब आप किसी समस्या को किस तरह से उसका समाधान कैसे कर रहे हैं, आप उसका किस तरह से आप उसको सोच रहे हैं, कोई नई चीज खोज रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कुछ भी आप नया कर रहे हैं, उसको हम रचनात्मकता या सृजनात्मकता में रखते हैं। रचनात्मकता बुद्धि का समुच्चय या सबसेट होती है। विभिन्न प्रयोगों से यह पता चला है कि बुद्धि और सृजनात्मकता में सकारात्मक संबंध है। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि जो बुद्धि है और सृजनात्मकता है, इन दोनों में जो है वो संबंध जो है वो सकारात्मक है। मतलब जो बच्चा बुद्धिमान होगा वो सृजनात्मक भी होगा, इनका ये कहना है। लेकिन एक वैज्ञानिक है टर्मन, इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो उच्च बुद्धि वाले बालक है वो सृजनात्मक हो, ये जरूरी नहीं है। इनका मानना है कि उच्च बुद्धि वाले बालक जरूरी नहीं है कि सृजनात्मक हो। ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो बुद्धिमान बालक है वो सृजनात्मक ही होंगे। उसके बाद हमारा है दूसरा सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती है? निरंतरता। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप में अंदर विचार आया कल नहीं आएगा, ये निरंतरता बनी रहती है। आप में रोज नए नए विचार आएंगे, आप नई नई चीजें खोजेंगे, हर समस्या को अलग तरीके से नए तरीके से उसका अलग एक यूनिक जिसे कहते हैं उस तरह से समाधान करेंगे। नमनीयता या फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, मतलब आप में लचीलापन होगा। आप ऐसा नहीं है कि किसी बात को पकड़ लेंगे तो उसे नहीं, आप फ्लेक्सिबल होंगे। आप किसी समस्या के बारे में हर तरह से सोचेंगे। आप सोचेंगे कि कोई भी समस्या है, आप उसके पक्ष विपक्ष को सबको सोचेंगे। आप किसी एक चीज को लेके उसको में स्थिर नहीं रहेंगे। आप उसके पक्ष को सोचेंगे, विपक्ष को सोचेंगे, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब आप सोचेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। विस्तारता, इलेबोरेशन, मतलब जो विस्तार, ऐसा नहीं है कि आपके जो विचार रहेंगे वो सिर्फ आपके समाज में, वो हर समाज में लागू हो। ऐसा वो लोग मानते हैं, ऐसा वो सोचने का करते हैं कि इसी समाज में नहीं, वो हर समाज में हमारी जो विचार है, हमारा जो वो जो रचते हैं, वो जो करते हैं, वो हर समाज में लागू होता है। और मौलिकता, ओरिजिनलिटी, वो ओरिजिनल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कल्पना की दुनिया में नहीं, जो ओरिजिनल है। मान लीजिए कि ऐसी बातें आइडियल टाइप की बात नहीं करते कि आदर्श की बात कर दे और फिर बाद में वो हमारे समाज में वो लागू ही ना हो, ऐसी बात नहीं। जो हमारे समाज में लागू होती है ओरिजिनल होते हैं, कोई फैंटेसी नहीं होती, कोई भी कल्पना नहीं होती, वो ओरिजिनल होते हैं। जैसे भूदान हमारा जो मूवमेंट चला था, उसमें ये माना गया कि जो बहुत ज्यादा जो अमीर लोग हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा जमीन है, वो गरीबों को देंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वो हैं वो दे दें। उन्होंने क्या किया, उनके पास जो बंजर जमीन थी, जो खराब जमीन थी, उसे उन्होंने दान किया। तो ये ओरिजिनलिटी, हमने ये सोच लिया कि लोग दान कर देंगे, उनके पास एक्स्ट्रा है। लेकिन जो लोग हैं वो दान करेंगे कि नहीं, ये समाज में एक्सेप्टेबल नहीं। सबकी इच्छा नहीं होती कि सब नहीं मानते कि हमारे पास एक्स्ट्रा है। हर इंसान के पास एक्स्ट्रा है, ये वो नहीं मानता, तभी तो वो प्रयत्न करता रहता है और से और जोड़ने की। तो हमें इनकी विचारों में मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है। समस्याओं के प्रति ये संवेदनशील होते हैं।
कोई भी समस्या होती है उसके प्रति वे संवेदनशील होते हैं। हर समस्या के प्रति इनमें संवेदना होती है कि भाई इस समस्या को इस तरह से सॉल्व करना चाहिए कि दूसरों की भावनाएं आहत ना हो। इनमें निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होती है, सृजनात्मक जो होते हैं वो। और उसके बाद हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। मतलब जिस बालक की मानसिक आयु जो है वो अपनी जो उम्र के जो बच्चे हैं उनकी उम्र से अधिक होती है, हम उन्हें प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखते हैं। संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक इनका योगदान बहुत अधिक रहता है रखने वाले बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। मतलब कला, संगीत या किसी अन्य क्षेत्र में जो बहुत अच्छा योगदान देते हैं उनको हम प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कालिदास हो गए, मार्क्स, सुकरात, रूसो, इन सबको हम प्रतिभाशाली लोगों में रखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रतिभावान बालक बुद्धि के साथ साथ शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से तथा समायोजन की दृष्टि से भी श्रेष्ठ होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सामान्यतः जो होता है वो शारीरिक रूप से और उनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और उनमें सबसे समायोजन करने की क्षमता पाई जाती है। और प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या होती हैं, अब हम ये देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, इनमें उच्च बुद्धिमत्ता होती है, सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी होती है इनके अंदर, प्रतिभावान होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। प्रतिभाशाली बालक केवल बुद्धि में उत्तम नहीं होते बल्कि शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक शिक्षा तथा अपनी आयु के कई बच्चों से कई और विशेषताओं में भी उत्तम होते हैं। जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो बुद्धि में ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं होते, वो क्रिएटिव मतलब सृजनात्मकता में भी वो नए नए उनके अंदर मौलिक विचार आते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के। वो अच्छी उनमें जो विचार आते हैं वो ओरिजिनल रहते हैं, वो नए नए तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, कुछ नया आविष्कार करने की कोशिश करते हैं, अपनी समस्याओं को चारों उनके उनके पक्ष और विपक्ष सबको सोच के वो अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। और सामान्यतः ये माना जाता है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से, संवेगात्मक मतलब इमोशंस के तौर पे और सामाजिक तथा शिक्षा तथा में उच्च होते हैं और जो सामान्य जो बालक होते हैं उनसे। अब हम देखेंगे कि अपसारी और अभिसारी सोच क्या होती है। मानव जीवन समस्याओं से भरा है। अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के यत्न करता है। यही प्रयास चिंतन को जन्म देता है। हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए मनुष्य जो है वो नए नए तरीके खोजता है। तरीके कैसे खोजता है, जब उन पे वो विचार करता है तब उस पे बहुत से उसको नए नए तरीके आते हैं। इसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कल्पना करना, याद करना या अनुमान लगाना। चिंतन कई प्रकार का होता है। आज हम अपसारी और अभिसारी चिंतन के विषय में पढ़ेंगे। इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड ने किया था 1956 में। अपसारी और अभिसारी जो चिंतन है उसके बारे में सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड ने बात की थी। तो हम देखेंगे अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन क्या होता है, ये होता है जैसे मान लीजिए कि आप जो है वो बहुत से विचार आ रहे हैं आप में, आप जो है बहुत एक समस्या के कई तरीके खोज रहे हैं। इस मानसिक संक्रिया के अंतर्गत बालकों के चिंतन में विविधता व विशुद्धता होती है। मतलब कई तरीकों से आप अपनी समस्याओं का समाधान करें। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वो किसी समस्या का अनेक विकल्प ढूंढ रहा है, अनेक तरह से विचार कर रहा है, अलग अलग दिशाओं में विचार कर रहा है, तो इसे हम अपसारी चिंतन कहेंगे, ओपन एंडेड थिंकिंग। इसको ओपन एंडेड थिंकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि कई तरीके से ढूंढता है। मतलब एक ही समस्या को वो कई तरीके से ढूंढता है, उसके पक्ष को देखेगा, विपक्ष को देखेगा, वो इस समाज में लागू है कि नहीं, अगर ये किसी और समाज में होती या सिचुएशन किसी और तरीके से होती तो किस तरह से इस समस्या का समाधान होता। वो बहुत सी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह से सोच के
सोचते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अपशारी चिंतन होता है। इसमें बालक एक ही समस्या के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण से सोचता है। इसमें बालक क्या करेगा, एक ही समस्या है लेकिन उसको अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई समस्या है तो वो ये सोचेगा कि आज ये जो समस्या है इसको हम, मान लीजिए हमारी समस्या है कि कोई बालक जो है झूठ बोलता है, तो हम तो ये सोच लेंगे कि बालक जो है वो अच्छा नहीं है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन फिर हम सोचेंगे कि उस बालक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसने झूठ क्यों बोला। तो वो ये भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो कई तरीके से उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। और अभिसारी चिंतन क्या होता है, इस चिंतन में बालक चिंतन की प्रक्रिया में किसी विषय पर एक ही तरह से सोचता है जो उसके लिए आवश्यक होता है। मतलब वो सिर्फ उसी तरह से सोचेगा जो उसके लिए आवश्यक है, दूसरी तरफ नहीं जाएगा, दूसरी दिशा में नहीं जाता, वो सिर्फ एक ही तरीके से सोचता है। इस चिंतन में बालक किसी समस्या का समाधान उत्तम विचार या तरीके से करता है। इसे क्लोज्ड एंडेड थिंकिंग भी कहते हैं। मतलब इसमें एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करेगा, मतलब वो अनेक विकल्प नहीं ढूंढेगा। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं दिया जाता। इसमें सिर्फ एक ही तरह के जो बालक समझेगा कि ये हमारे लिए सबसे सही है, उसी पर वो विचार करेगा। अब हम देखेंगे कि संवेगात्मक या भावनात्मक बुद्धि क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस इस संकल्पना का प्रयोग सबसे पहले पीटर सॉल्वो और जॉन मेयर ने 1990 में किया था। भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता को हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। अपनी भावनाओं संवेगों को समझना, उनका उचित तरह से प्रबंधन करना ही भावनात्मक समझ कहलाता है। मतलब आप अपनी भावनाओं पर किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, कैसे आप उसे दिखा रहे हैं। तो ये सब जो होता है, आपको नियंत्रित कैसे करें, उसको समझ कैसे रहे, उसको व्यक्त कैसे करें, उसको किस पर दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप गुस्सा किसी और पे है और अपना गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हैं, तो ये नहीं। आप अपने भावनात्मक को सही से नियंत्रित करने की जो योग्यता होती है उसी को भावनात्मक बुद्धि कहते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि लोग को बॉस ने डांटा तो वो आके अपने से जो जूनियर होते हैं उन पे चिल्लाते हैं। तो ये भावनात्मक बुद्धि नहीं है। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये भावनात्मक बुद्धि है। और अरस्तु ने कहा है कि क्रोधित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यह बहुत ही आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में और सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। यही है संवेगात्मक बुद्धि की आप अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये किस तरह से आप किस पे कब कहाँ गुस्सा होना है, कितना होना है, ये सब जो है वो संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। खुशी का भी है, ऐसा नहीं सिर्फ क्रोधित होने का है, खुशी को भी आप कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये सब संवेगात्मक बुद्धि में आएगा कि आप अपने संवेगों पर, अपनी जो भावनाएं हैं उन पर किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, मतलब प्रदर्शन में संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के विशिष्ट गुण मतलब कैसे करते हैं, भावनाओं को उसमें पहचानना। जो सृजनात्मक बच्चे उनको अपनी भावनाओं को पहचानेंगे, भावनाओं का उपयोग करना इसमें शामिल होता है, भावनाओं को समझना, भावनाओं का प्रबंधन करना। संवेगात्मक बुद्धि में क्या आता है कि अपनी भावनाओं को पहचाने कि वो कैसी भावनाएं हैं, उनका उपयोग किस तरह से करना है, कैसे करना है, उनको समझना है और फिर उनका किस तरह से प्रदर्शन करना है, ये सब आपको समझना चाहिए। यही सब है संवेगात्मक या भावनात्मक बुद्धि। उसके बाद है संज्ञान और संवेग। संज्ञान और संवेग क्या है? संज्ञान और संवेग में घनिष्ठ संबंध है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा माना जाता है। संज्ञान और संवेग में द्विदिशात्मक एवं गतिशील संबंध है। ऐसा माना जाता है संज्ञान से संवेग प्रभावित होता है और संवेग जो है वो संज्ञान को, मतलब हमारी जो समझ है उसे प्रभावित करता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो संज्ञान और संवेग है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रॉबर्ट बोल्सॉ जेजॉनिक पोलिस मूल के अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि संज्ञान और संवेग में कोई संबंध नहीं है,
ये कहते हैं कि संज्ञान और संवेग में कोई संबंध नहीं। इनका कहना है कि ये दोनों जो है स्वतंत्र हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने माना है कि जो संज्ञान और संवेग हैं वो आपस में संबंधित हैं। जॉन ब्रॉडस वॉल्टन ने 3 प्रकार के संवेग बताए हैं, क्रोध, भय और प्यार। उनका ये कहते हैं कि जो ये मूलभूत संवेग होते हैं मनुष्य के, क्रोध, भय और प्यार। और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उससे 14 जो संवेग हैं वो उससे संबंधित 14 संवेग बताए हैं। ये कहते हैं कि उनमें कोई संबंध नहीं है। और उनके मैकडूगल का हम देखेंगे कि 14 जो संवेग हैं और 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ये कहते हैं पलायन, मतलब कि अगर कोई डर के भाग रहा है, कोई भाग रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका संवेग क्या है, भय से कोई भागता है। जुजुत्सा, क्रोध, किसी पर गुस्सा आता है, जब आप किसी से घृणा करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, क्रोध। निवृत्ति, रिपल्शन, मतलब आप किसी से घृणा करते हैं तब आप उसके प्रति निवृत्त की भावना आ जाती है आपके। जिज्ञासा, आश्चर्य से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये याद करना नहीं है, बस ये आप देख लीजिए क्या है, इसको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां और उससे संबंधित 14 संवेग बताए हैं। शिशु रक्षा इंसान क्यों करता है, वात्सल, प्रेम में रहता है इसलिए। विषाद, डिस्ट्रेस, शरणागति और संरचनात्मक भावना से रचनात्मकता आती है। और 8वां है संचय प्रवृत्ति। आप किसी चीज को संचय क्यों, इकट्ठा क्यों करते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्वामित्व की, आपको ये होता है कि हम उसके मालिक होने की जो भावना होती है उसके कारण आप संचय करते हैं। सामूहिकता, एकाकीपन, मतलब वननेस की फीलिंग के कारण, मतलब हम एक है इसके कारण आप समूह में रहते हैं। कामुकता, सेक्स, आत्मगौरव और श्रेष्ठता की भावना के कारण आप में सेल्फ, जो आत्मगौरव है, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं वो आता है, श्रेष्ठ है हम इसलिए। आत्महीनता, दैन्य, सबमिशन, मतलब निगेटिव सेल्फ फीलिंग जो होती है, आप किसी को दबाते हैं जो है वो है। भोजन, अन्वेषण, भूख के कारण आप खाने को सोचते हैं। अम्यूजमेंट, आप जो क्या कहते हैं, खुशी, जो आप हंसी के लिए जो खुशी होती है, कोई हंसी वाला काम क्यों करते हैं आप, क्योंकि आपको उससे खुशी मिलती है, अम्यूजमेंट, खुशी। इसके बाद एक 3 रिंग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 रिंग कॉन्सेप्ट या 3 टियर मॉडल इसको कहते हैं। इसका प्रतिपादन रेंजुली ने किया था। इनका कहना है कि जो मानव लक्षण होते हैं उसके 3 बुनियादी समूह होते हैं। मतलब एक होता है अंतःक्रिया या औसत से ऊपर, मतलब ये तीनों में अंतःक्रिया होता है। औसत से ऊपर में मतलब उनकी जो बुद्धि होती है वो औसत से ऊपर होगी, उच्च स्तर का कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और उसमें उच्च स्तर की सृजनात्मकता होती है। इनका ये 3 रिंग जो मॉडल है वो सृजनात्मकता पर आधारित है। इनका ये कहना है कि जो सृजनात्मकता होती है वो इन्हीं तीनों का योग होती है। किन तीनों का, वो बच्चा क्रिएटिव का, मतलब जो गिफ्टेड बिहेवियर होता है, जो गिफ्टेड बिहेवियर जो बहुत ज्यादा प्रतिभावान बालक होते हैं, वो 3 कारणों से होते हैं। क्रिएटिव होंगे उनमें, मतलब इन सब तीनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है प्रतिभाशाली बालक। वो टास्क कमिटमेंट होता है, वो किसी भी कार्य को जल्दी से कर लेता है और उसमें जो एबिलिटी होती है, वो जो मानसिक बुद्धि होती है वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे अधिक होती है। वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। वो किसी काम को जब करना होता है तो वो पीछे नहीं हटते, वो उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं, उसका हल निकालते हैं, उससे जूझते हैं, भागते नहीं है, वो उससे जूझते हैं। तो आज हमने इतना पढ़ा। अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीयकरण, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन नहीं है, क्योंकि अभिसारी चिंतन में कोई बालक जो है वो एक ही विचार जो उसके लिए सही होता है उसी पर सोचता है। ये अभिसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मक का लक्षण। सोच में केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक ही चीज पे आप सोचें। आवेगशीलता, आप बहुत ज्यादा आवेग में आ जाते हैं, तो ये भी सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है, अपसारी चिंतन है। क्योंकि अपसारी चिंतन में क्या करता है, बालक जो है एक ही समस्या पर कई तरीके से विचार करता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया,
ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। ये पिछले साल के पेपर में आया था। तो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के अवसर प्रदान करने चाहिए, मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देना चाहिए, या तीसरा ऑप्शन है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने चाहिए, या अविचारिक सोच सीखने के अवसर देने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मिलित, जैसे मान लीजिए किसी अच्छे लोगों में शामिल करने से बच्चों में सृजनात्मकता नहीं आती। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर प्रदान करने चाहिए, परीक्षा देने के बेहतर जो है कौशल विकसित करने चाहिए, ये भी नहीं होता। अभिसारी सोच मतलब एक ही सोच पे विचार विमर्श करने के लिए उनको अवसर देना चाहिए, नहीं, उनमें मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। बच्चों को हमको ऐसे अवसर देने चाहिए जिससे उनकी खोज वो मौलिक तरीके मतलब ओरिजिनल तरीके से खोज कर सके और उनकी सोच में वृद्धि हो। हमारा ऑप्शन सही हो गया दूसरा। और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। इन्हें बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है एक सृजनात्मक बालक की। पहला, उच्च क्रम समस्या समाधान, दूसरा ऑप्शन है अभिसारी सोच, तीसरा है नवाचारी प्रयोग, चौथा है जिज्ञासा की प्रबल भावना। एक सृजनात्मक बच्चे में जिज्ञासा की भावना तो रहेगी, नवाचारी वो नए तरीके से अपनी खोजें भी करता है। अभिसारी सोच, अभिसारी सोच जो क्या होती है कि किसी एक ही बिंदु पर सोचना, मतलब एक ही तरीके से सोचना, तो ये नहीं है। उच्च क्रम समस्या समाधान, और बच्चे जो है वो सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो समस्या का अच्छे से मतलब उच्च जो सबसे अच्छा होता है वही समाधान वो ढूंढते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के समाधान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। मतलब कोई समस्या है उसका नए तरीके से खोजना और सबसे अच्छा जो समाधान होता है वो ढूंढना, उसको हम क्या कहेंगे। आवेगशीलता नहीं, प्रतिवर्तन, दूसरा है रिवर्सिबिलिटी नहीं, अति क्रियाशीलता नहीं, इसको हम कहेंगे सृजनात्मकता। मतलब वो बच्चा सृजनात्मक व्यक्ति क्या विशेषता होती है, वो कि समस्याओं के कई तरीके खोजता है और नए नए तरीके खोजता है। तो ये होती है सृजनात्मकता का लक्षण, ये होता है। ये 24/12/2021 में पेपर हुआ था, उसमें आया था। हमारा 5वां प्रश्न है, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं, मतलब मौलिक, इसकी सोच क्या है, मौलिक है और अभिसारी है। ये किसका लक्षण है, ये सृजनात्मकता का लक्षण है। स्वकेंद्रीयता इसमें नहीं होती, मतलब सिर्फ खुद की बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होता है कि बच्चा दंड के डर से या पुरस्कार के लिए या किसी से आगे जाने के लिए कोई काम करता है, प्रेरित होता है। संज्ञानात्मक विलंबता ये भी नहीं, तो ये किसका लक्षण है, सृजनात्मकता का। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।